सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 18 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यमन का बड़ा दावा, हाइपरसोनिक मिसाइल से तेल अवीव एयरपोर्ट पर किया हमला। सीरिया के सदर अल शरा बोले मुल्क की यूनिटी अब जंग नहीं बातचीत से होगी तय। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन का बड़ा बयान, कहा ईरान की कोई दखल अंदाजी अब बर्दाश्त नहीं। ईरान ने किया दावा, मिसाइलों की बरसात से इसराइल का डिफेंस सिस्टम हुआ बेअसर और इसराइल ने तेज किए हमले। हमास ने कहा गजा सिटी पर हमला नस्ल कुशी का नया फेज। इनके अलावा भी हैं गजा और दूसरी जगहों की ढेर सारी खबरें। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की पहली खबर से। यमन की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। हुथीस ने दावा किया है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक मिसाइल से उन्होंने हमला किया और टारगेट अचीव किया। यमन की हुथीस ने इतवार की रात को कहा कि उन्होंने तेल अवीव के नज़दीक बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए खास पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ऑपरेशन अंजाम दिया है। यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन जनरल याहिया सारी ने अपने बयान में कहा कि इस ऑपरेशन से लाखों ज़ायनियों को शेल्टर्स की तरफ भागना पड़ा और एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स रोक दी गईं। याहिया सारी के मुताबिक ये कार्रवाई मजलूम फ़लस्तीनी लोगों की मदद और गजा के बाशिंदों पर जारी कत्लेआम और भुखमरी के जवाब में की गई। साथ ही ये हमला यमन पर हुए इसराइली अटैक का जवाब भी है जो कल हुआ था। खबर सीरिया की। सीरिया के सदर अहमद अल शरा ने कहा है कि मुल्क को एक करने यानी यूनाइट करने के लिए अब जंग नहीं चाहिए। खून और फौजी ताकत से ये सब नहीं होगा, बल्कि समझौते और बातचीत से ये कोशिशें करनी होंगी। उन्होंने सीरिया के बंटवारे को नामुमकिन बताते हुए इसराइल पर साउथ सीरिया में इस दखल अंदाजी का इल्ज़ाम लगाया। सीरिया के सरकारी टीवी चैनल पर इतवार को जारी बयान के मुताबिक अल शरा ने कहा, हमारे सामने एक और जंग बाकी है और वो है सीरिया को एक करना। ये खून खराबे और जंगी ताकत से नहीं बल्कि समझबूझ से होना चाहिए, क्योंकि सीरिया जंग से थक चुका है। और उन्होंने कहा कि मुल्क की तकसीम की कोई भी कोशिश कामयाब न होगी। कुछ लोग सीरिया के हिस्सों को बांटना चाहते हैं या सीरिया को हिस्सों में बांटना चाहते हैं, लेकिन ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। अल शरा ने मुल्क में बैठे गद्दारों की तरफ इशारा करते हुए कहा, उन लोगों के लिए इसराइल या बाहरी ताकतों की मदद से कोई ताकत हासिल करने की कोशिश नाकाम रहेगी। इस बयान से कुछ ही देर पहले जनूबी सीरिया के स्वेदा सूबे में सैकड़ों लोग सड़कों पर निकले। उन्होंने पिछले महीने की फिरका वाराना लड़ाई के या झगड़ों के खिलाफ एहतजाज किया और ड्रूज अक़लियत वाले इस इलाके के लिए खुद मुख्तारी यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग की। कमाल ये है कि एहतजाज के दौरान कुछ मुजाहिरीन ने इसराइली झंडे भी लहराए और अलहदा हुकूक का नारा लगाया। ये सब कुछ इसराइल की शय पर हो रहा है। एक तरीके से देखें तो ये वतन से गद्दारी है कि वतन के दुश्मन के झंडे लहराए जा रहे हैं सीरिया के अंदर। लेकिन अल शरा न इसराइल के हमलों को रोक पा रहे थे, न इसराइल के झंडों को रोक पा रहे हैं। यमन और सीरिया के बाद अब लेबनान की बारी है। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने बड़ी सख्ती से नाम लेकर कहा है कि हमारे मुआमलात में ईरान की कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए और ना ये बर्दाश्त की जाएगी। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन ने कहा है कि बेरूत का पैगाम यानी लेबनान का पैगाम बिल्कुल साफ, क्लियर, शफाफ है। ईरान को लेबनान के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। अल अरेबिया को इतवार को दिए इंटरव्यू में जोसेफ ऑन ने बताया कि उन्होंने ये बात सीधे ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी तक पहुंचा दी है और कहा है कि आप इसे बता दीजिएगा आगे भी। उन्होंने कहा, ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन हमारी दोस्ती हमारी खुद मुख्तारी की हिफाजत पर कायम है। हमारा पैगाम साफ है, ईरान हमारे मुआमलात में दखल नहीं देगा। ऑन ने हिज़्बुल्लाह के हथियारों के मसले पर भी साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये एक लेबनानी फैसला है, इसका ईरान से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑन ने खुलासा किया कि अमेरिकी नुमाइंदे टॉम बैरक की पेशकश में इसराइली अफवाज का यानी इसराइली फोर्सेस का इनखला यानी कि विड्रॉल और लेबनान की इकनॉमी को दोबारा ज़िंदा करना शामिल था। उनके मुताबिक लेबनान के पास 2 रास्ते थे, या तो इस कागज़ को मानना या तन्हाई यानी कि आइसोलेशन का सामना करना, अलग थलग पड़ जाना। उन्होंने कहा कि लेकिन हमें इसके किसी भी टर्म्स को लागू करने के लिए कोई धमकी नहीं दी गई, प्रेशर नहीं था हम पे।
ऑन ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लेबनान किसी भी अंदरूनी या बाहरी तकरार से दूर रहे, क्योंकि ये हमें थका चुका है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शिया बिरादरी मुल्क का बुनियादी और असरअंदाज हिस्सा और किसी फिरके को कोई खतरा नहीं है। अब जल्दी से खबर ईरान से। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा है कि हालिया 12 रोज़ा इसराइली जंग के दौरान ईरानी मिसाइलों की ताबड़तोड़ बरसात ने दुश्मन को पूरी तरह से नाकाम और मायूस कर दिया। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान 17 अगस्त को कही। लारिजानी ने कहा कि इसराइल के पास सबसे तरक्की याफ्ता यानी कि सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स थे, लेकिन ईरानी मिसाइलों ने बीच जंग में ही उन्हें बेअसर बना दिया। ये उनका दावा है और जाहिर सी बात है, हमने इसराइली शहरों की हालत देखी ही थी। आगे उन्होंने जो कहा वो गलत खबरें पढ़ने वालों को ज़रा ध्यान से सुनना चाहिए। लारिजानी ने कहा, दुश्मन का ख्याल था कि इस्लामी ममालिक यानी मुस्लिम कंट्रीज़, मुस्लिम देश ईरान का साथ नहीं देंगे, लेकिन हकीकत में हुकूमतों और आवाम दोनों ने ईरान के साथ खड़े होकर इसराइल को तनहा कर दिया। ये ईरान के अखबार में लिखा है, जाकर पढ़ लीजिए। लारिजानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान की कौमी सलामती और मफादात के लिए पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात और इलाकाई हालात बेहद अहम हैं और हमारा फोकस इन पर है। हम तमाम मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात गहरे कर रहे हैं। अब खबर गज़ा से। इसराइल ने जंग के अगले फेज के तहत गज़ा सिटी पर सारा जोर दे दिया है, सारा पुश। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि उसका अगला बड़ा हमला अब गज़ा सिटी पर फोकस होगा। IDF का जो चीफ ऑफ स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़ामिर, उसने इतवार को जंगज़दा इलाके के दौरे पर कहा, आज हम जंग के अगले मरहले का प्लान, अगले फेज का प्लान मंजूर कर रहे हैं। ऑपरेशन गिडियॉन्स चैरियट्स की रफ्तार बरकरार रखते हुए अब हमारा फोकस गज़ा सिटी पर होगा। हम तब तक वार करते रहेंगे जब तक हमास को खुले तौर पर शिकस्त ना दे दें और होस्टेज बनाए गए हमारे लोग हमेशा हमारी सोच के मरकज़ में रहेंगे। यानी IDF यहाँ ये जताना चाहता है, IDF का चीफ, कि होस्टेजेस की जान को रिस्क में ना डालते हुए हम हमास को ख़त्म कर देंगे, जो फ़िलहाल दुनिया में किसी को भी एक आसान काम नहीं लगता। 2 साल पहले भी यही कहा गया था, 22-23 महीने पहले, और आज भी वही कहा जा रहा है। 200 ऑपरेशन गिडियॉन्स चैरियट्स मिड मई में शुरू हुआ था और इसे इसराइल का अब तक का सबसे बड़ा ग्राउंड और एयर ऑपरेशन बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हमास ने इस नए प्लान को, नए फेज़ को नस्लकुशी का नया फेज़ और बड़े पैमाने पर लोगों को बेघर करने की साजिश बताया है। हमास ने इसे बड़ा वॉर क्राइम बताते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल इंसानी और आलमी कानून की पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है, उसे किसी की फिक्र नहीं। गज़ा से आई इस खबर को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। गज़ा सिटी पर तयशुदा फौजी हमले से पहले इसराइल ने इतवार को नए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर और एक सेफ जोन का ऐलान किया है। नया ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है भैया, नया सेफ जोन है, यानी नई जगहें बन गई हैं जहां पर बम गिराएंगे लोग, कह देंगे आप आराम से रहो। खैर छोड़िए, मेन पॉइंट्स क्या है समझ लीजिए इस खबर के। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री, IDF की सदर्न कमांड और कोगैट, जो राहत बांटने वाला इजरायली ग्रुप है, उसका दावा है कि उन्होंने नए रास्ते खोले हैं ताकि आम लोग वहां से निकल सकें और उनको मदद जैसे पानी, खाना, टेंट वगैरह वो पहुंच सके। हालांकि IDF मदद पाने वाले लोगों को किस तरह हर रोज़ हैवानियत से मार रही है, दुनिया देख रही है। इसराइल के मुताबिक साउथ गज़ा में एक नया ह्यूमैनिटेरियन जोन बनाया जा रहा है जिसमें पानी का स्ट्रक्चर और इंटरनेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का ताउन शामिल होगा। अब तक गज़ा में 1762 पैकेज, लगभग 475 टन मदद इसराइल की जांच के बगैर हवाई रास्ते से गिराई गई है। जो जांच के साथ गिराई गई उसकी तादाद अलग है। अब इसकी डिटेल क्यों दी गई पता नहीं। इस मदद के काम में UAE ने 263 पैकेज गज़ा में गिराए हैं। जॉर्डन ने सबसे ज़्यादा 366 पैकेज गिराए हैं बिना जांच वाले। इजिप्ट ने 191, जर्मनी ने 443 पैकेज, बेल्जियम ने 175, इटली ने 98, फ्रांस ने 87, नीदरलैंड्स ने 32, स्पेन ने 31, कनाडा ने 34, ग्रीस ने 12, सिंगापुर ने 8, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस
ने 28 पैकेज। ये वो पैकेजेस हैं जिनकी जांच नहीं हुई। जो जांच के थ्रू गए वो और कंट्रीज़ के पैकेजेस भी गए, जिसमें सऊदी अरब के पैकेजेस हैं और मुस्लिम नेशंस के हैं या और ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। इसराइली सिक्योरिटी अफसरों ने माना है कि एयर ड्रॉप पैकेजेस की जांच आईडीएफ नहीं करती। ये जिम्मेदारी जॉर्डन और मिस्र पर है। कुछ भी गलत आया तो इन दोनों पर ही जिम्मेदारी जाएगी। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयर ड्रॉप की तादाद नाकाफी है, ऊंट के मुंह में जीरे बराबर। इसराइल ने इतने की ही इजाज़त दी है, लेकिन जानते हैं सब हालात क्या हैं। और इसराइल यूएन से कह रहा है कि वो करेम शलोम बॉर्डर क्रॉसिंग से ट्रकों की डिलीवरी की पूरी जिम्मेदारी ले और सप्लाई को तेज़ करे। अबे भाई, तुम इतना सा गेट खोलोगे, कहोगे कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, तो इसमें मोटा आदमी नहीं आ पाएगा ना, पतला ही आ सकता है। तो इतनी सी एड आ सकती है, इतनी एड नहीं आ सकती, उसकी भी टाइमिंग है। तो दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। असल में तुम तरसा तरसा कर खाना देना चाहते हो लोगों को। काहिरा से बड़ी बयानबाजी सामने आई है। इजिप्ट ने इसराइल की उस कोशिश की सख्त मजम्मत की है जिसमें फ़लस्तीनियों को गज़ा से जबरी तौर पर बेदखल करने का प्लान बनाया जा रहा है। मिस्र ने इसे साफ तौर पर एथनिक क्लिनजिंग यानी नस्ली सफाया और वॉर क्राइम करार दिया है। इतवार को मिस्र की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि इसराइल ने कुछ ममालिक से ऐसे मुमकिना रीलोकेशन स्कीम्स पर बातचीत की है जिनका मकसद फ़लस्तीनी ज़मीन को खाली कराना है। बयान में कहा गया कि ये पॉलिसी बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। मिस्र का कहना है कि उसने उन मुल्कों से भी बात की जिनसे इसराइल ने राब्ता किया था और सब ने इस शर्मनाक प्लान्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। सब ने कहा हम फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ जगह नहीं देंगे, उनकी जगह फ़लस्तीन ही है, वो उनकी ज़मीन है, वो वहीं के मालिक हैं। मिस्री हुकूमत ने साफ अल्फाज में कहा इजिप्ट डिस्प्लेसमेंट को कभी कबूल नहीं करेगा और इसमें हिस्सा भी नहीं लेगा। ये एक तारीख़ी नाइंसाफ़ी है जिसकी ना कोई मोरल और ना ही कानूनी दलील हो सकती है। अब दो चार खबरें देख लीजिए। पहले तो आप खबर क्या तस्वीर देख लीजिए। ये फ़लस्तीनियों के टेंट्स का एक कैरिकेचर है। आपको लगेगा कि ये बेकरीज़ हैं, नहीं, उनके टेंट ही बेकरीज़ और भट्टी बन गए हैं। इतनी गर्मी है, इतनी हरारत है, इतना टेम्परेचर है कि आग से रातों में भी उबल रहे हैं उनके टेंट, और ऐसे जैसे कि भट्टियाँ जल रही हैं, सुलग रहे हैं जिस्म और धुआं बनकर उड़ रहे हैं रूहें। ये एक कैरिकेचर है, आला लाख्ता ने बनाया है और ये पेंटर हैं, इन्होंने दिखाया है कि आजकल गर्मी में गज़ा के लोग क्या झेल रहे हैं। ना पंखा, ना एसी, ना कूलर, ना ठंडा पानी। पानी भी तो पता नहीं कब कैसा गंदा मिलता है, वो भी नहीं पता कब मिलेगा। उधर आग जल रही है टेंट्स में और इधर आग जल रही है इसराइल की सड़कों पर। ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये इसराइली हैं नौजवान जो सड़कों पर उतर गए अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने और बाकी दुनिया के अखबारात ने जो बताया, लिखा है ओवर 1 मिलियन इसराइली। ये पहली बार हुआ कि 10 लाख से ज़्यादा इसराइली सड़कों पर उतरे अपनी हुकूमत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़, और उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम इसराइली होस्टेजेस को वापस लाया जाए और गज़ा में जंग को ख़त्म किया जाए। ख़त्म नहीं किया जाए तो कम से कम सीज़ फायर किया जाए और गज़ा में कोई नया ऑपरेशन ना चलाया जाए। तो ये कल जनरल स्ट्राइक एक बुलाई गई थी, बहुत बड़ी स्ट्राइक थी। नेतन्याहू के पैर इससे काँप गए हैं, लेकिन क्या वो हमला करने से काँपेगा पता नहीं। लेकिन फिर भी दुनिया से जो रोके नहीं रुकता, उसे ख़ुद की आवाम एक दिन रोक देती है। रात ये खबर जब आई दूसरी, तब इस वक्त तादाद, ये जो आप टॉप व्यू देख रहे हैं, मैं आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप सर देख रहे हैं। ये तल अवीव की सड़क है। 1,20,000 लोग तभी इकट्ठा हो गए थे और ये बढ़ता रहा रात भर हुजूम। 10 लाख लोग, अब भी लोग सड़कों पर हैं दिन के उजाले में, कहा यह जा रहा है। खैर, ये इसराइल की हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और ख़ास तौर से उन्हें जो इधर के हैं, जिन्हें नहीं पता हमास क्या है, जिन्होंने गलत चीज़ें सुनी और सिर्फ उन्हें आगे प्रचारित और प्रसारित कर दिया। अमेरिका ने हमास को लेबल किया एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स की कमिश्नर हैं, उनको आप सुनिए, फ्रांसिस्का अल्बनीज़, इन्होंने कहा है कि बहुत से लोगों को हमास के बारे में साफ समझ नहीं है।
اور इस बात पर उन्होंने फोकस किया या जोर दिया कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये कोई किलर्स का ग्रुप नहीं है हमास। अल्बनीज़ ने आगे कहा, हमास एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से हुकूमत में आया, यानी वो इलेक्ट हुआ, बाकायदा इलेक्शंस में चुना गया और तब जाकर उसने हुकूमत संभाली। और ये किसी किलर्स का ग्रुप नहीं, जैसा कि कुछ लोग इसे बताते हैं या दिखाते हैं। उन्होंने फ्रांसिस्का अल्बनीज़ ने आगे कहा, हमास एक पॉलिटिकल ताकत है जो 2006 के इलेक्शंस में जीत हासिल करने के बाद हुकूमत में आई थी, जिसने जो है डेमोक्रेटिक तरीके से उस हुकूमत को पाया था। चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, हमास ने स्कूल, पब्लिक फैसिलिटीज़ और अस्पताल बनवाए हैं। गज़ा में हकीकत में वही असली निज़ाम है, डी फैक्टो अथॉरिटी है। Francisca Albanese. You can type and you will find the message and the news about this. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उन लोगों के लिए था जो नहीं जानते। कुछ न्यूज़ नेटवर्क की 2 तस्वीरें देख लीजिए। ये वेस्ट बैंक की तस्वीरें हैं जो गज़ा के सपोर्ट में रमल्ला में सड़कों पर लोग निकले हैं। मारवान बरगोती जो कई सालों से जेल में बंद हैं, उनके सपोर्ट में भी, और जो लोग लगातार फ़लस्तीनी पकड़े जा रहे, कैद में डाले, उन सब के सपोर्ट पे भी। गज़ा में जंग के ख़िलाफ़ भी ये लोग उतरे। मैंने कल रात पढ़ा और मैं रोज़ पढ़ता था, मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी एक वीडियो था मेरे पास, वो नहीं दिखा रहा हूँ। कल रात भी मार्च निकला रमल्ला में और 30 दिन से लगातार निकल रहा है, 30 दिन से। आपको समझ में आता है रमल्ला वेस्ट बैंक में मार्च निकलना, हर वक्त इसराइली सर्विलांस में रहना, कभी भी डंडे पड़ जाएं, कभी भी जेल में डाल दिए जाएं, कभी गोली चल जाए, लेकिन वो लोग जिगरा दिखाकर वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी 30 रातों से लगातार मार्च निकाल रहे हैं, कभी सैकड़ों की तादाद में, कभी दर्जनों की तादाद में, कभी हज़ारों की तादाद में। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।